आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा कोई इसके अंदर कोई और बेनिफिट नहीं, माँ सिवाय इसके कि जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये जो आपका एक नज़रिया है उसकी क्या अहमियत है, और आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं। आपने फैसले करने हैं, आपने डिसाइड करना है कि सक्सेस क्या है आपके लिए। सबसे बड़ा डर मेरी राय में क्या होना चाहिए कि टीचर नाराज़ ना हो जाए मेरी इस बात से। अगर ये डर होगा ना जी तो इससे बड़ा डर कोई नहीं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि आप बजाय इसके इस टूल को आप इस्तेमाल करें लेकिन क्रिएटिविटी के लिए ना करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का, और इंशाल्लाह हम इस सेशन से कुछ ऐसी चीज़ घर लेकर जाएंगे कि जिसके ऊपर कि हम कहें कि हाँ आज हमने अपना ज़िंदगी का 1 घंटा इन्वेस्ट किया किसी चीज़ के ऊपर, तो वो वाकई इफ़ेक्टिव था, फ्रूटफुल था, इस काबिल था कि हम इसके ऊपर ये वक्त लगाते। तो मेरी आप सब लोगों से कुछ चीज़ों के ऊपर दरख्वास्तें होंगी। एक तो ये कि थोड़ी देर के लिए सेल फ़ोन्स के साथ रब्ता मुनक़ता कर दीजिएगा इस सेशन के दौरान, और क्रॉस टॉक से भी ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। हम आपस में बात करेंगे इंशाल्लाह, और कॉन्टीन्यूसली बात करेंगे। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी क्लासरूम सेटिंग में, बल्कि आप सब लोग पार्ट हैं इस ट्रेनिंग का। तो हम इससे इंशाल्लाह इस नोट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम इसी से स्टार्ट करें, और आप लोग अगर एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं इतनी दूर आया हूँ आप लोगों के पास तो कोई हासिल नहीं हुआ, मुझे मेरा पर्पज़ हासिल नहीं हुआ। तो सक्सेस क्या है, आप ज़रा, मैं चाहूँगा कि 10 सेकंड ज़रा सोचिए अपने जहन में। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपके जहन में अगर आप एक किसी सक्सेसफुल इंसान को अपने जहन में लेकर आते हैं तो वो कौन, वो क्या कर रहा है, किस हुलिये में है, किस शोबे में है, क्या आपके नज़दीक सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, ये मैं इससे ये निकालना चाहता हूँ। तो आप किसी एक ऐसे शख्स को अपने जहन में लाइए, आप 10 सेकंड 15 सेकंड आराम से सोचिए, और उसके बाद आप में से जो कोई भी वॉलंटियर करेगा मैं उसके पास आके उससे पूछूंगा कि जी आपने उस शख्स के अंदर, नाम लेने की ज़रूरत नहीं होगी, उस शख्स के अंदर आपने वो क्या चीज़ एक देखी कि जिसकी बुनियाद पर आप उसको सक्सेसफुल कहते हैं। तो आप अपना टाइम लीजिए, गौर कीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर आप इधर आ जाए ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने जो राय का इजहार है वो सबके सामने कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनके लिए तालियां होनी चाहिए, सबसे पहले इन्होंने यह आगाज़ किया। मेरे ख्याल में लोग जो सोचते हैं कि जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, जब वो मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर उसे सक्सेस का नाम दिया जाता है। ये आज तक का जो एक फ़लसफ़ा कह लें सक्सेस का, कामयाबी का, वो यही चलता आ रहा है। लेकिन बड़े हुए जब स्टेप बाय स्टेप तो फिर कुछ चीज़ें और भी हमारे ऊपर खुलती गई कि ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा था वही आपको गेन आपने कर लिया तो ही सक्सेस है। वो अगर आपने जो सोचा था उसके मुताबिक अपना 100% दिया है और फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, वो सक्सेस। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा जो मैं लेकर आया हूँ, ये मेरी तरफ से तशरीफ रखिए। अच्छा जी, और कौन अपने ख्यालात का इजहार करेगा सक्सेस के ऊपर? कि अगर आपने देखा, इन्होंने तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उसकी पूरी की पूरी एक तारीफ़ की जो कि उनके जहन में थी। कोई एक खसूसियत अगर मैं एक लफ्ज़ में पूछना चाहूँ कि जी सक्सेस ये है, आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। फर्स्टली हम कहते हैं फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग होता है, कि हमें फाइनेंशियली हमारे पास ग्रोथ हो रही है तो हम उसको कहते हैं सक्सेस है। सक्सेस ऐसा नहीं होती है कि आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ के साथ साथ आपके अंदर ह्यूमैनिटी भी आई है, उसको हम सक्सेस का नाम देते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ह्यूमैनिटी को हम सक्सेस कहते हैं। लीजिए जी, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। और कौन वॉलंटियर करेगा? मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, आप फिक्र ना करें। तो कौन वॉलंटियर करेगा? कोई अपना कुछ कहना चाहें? कोई ये कहते हैं ना जी, दिल की बात दिल में नहीं रहनी चाहिए, आप एक्सप्रेस करें। कुछ लोग, हो सकता है मैं आपसे मुत्तफिक ना हूं और लोग आपसे मुत्तफिक ना हूं, लेकिन आपकी जो सोच है या जो आपका एक नज़रिया है उसकी क्या अहमियत है, और आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं। आपने फैसले करने हैं, आपने डिसाइड करना है कि सक्सेस क्या है आपके लिए। तो वो आप जो भी राय देंगे, जो भी बताएंगे, वो सबको वैल्यू करना चाहिए उसको, और कहना चाहिए कि ये इनका वर्जन है। तो इस हिसाब से बिल्कुल आइए तशरीफ लाइए। मेरे नज़दीक से सक्सेस ये है कि जब आप कोई टारगेट रखते हैं दुनिया में कामयाबी का, तो उसके साथ साथ जब आप दीन की बात भी करते हैं, दीन के हवाले से भी अपने अचीवमेंट्स को मद्देनजर रखते हैं, तो
देन आपको जब सक्सेस मिलती है तो वो आपकी सक्सेस है। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया जीत ली तो आप कामयाब हैं। दुनिया के साथ साथ मेन चीज़ जो है, जो आपकी आखिरत है, दीन है, उसके ऊपर आपकी अचीवमेंट्स होती है, असल सक्सेस आपकी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। तो अभी तक हमने देखा कि जी एक तो ये है कि सिर्फ प्रेजेंट वाली चीज़ों की सक्सेस नहीं है, बल्कि फ्यूचर में सक्सेस का क्राइटेरियन चेंज हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो एक तो ये बात हुई फाइनेंशियल्स के हवाले से, दीन के हवाले से और आखिरत के हवाले से ये बात हुई। और भी कोई कुछ बताइए कि क्या है सक्सेस, कोई अपने राय देना चाहे इसके ऊपर, कुछ भी, कोई भी नज़रिया, कोई भी बात। जी वालेकुम अगर आपने कहा मतलब एक लफ्ज़ में उसको बयान बेशक एक कोशिश करें, एक लफ्ज़ में तकवा इख्तियार करें तो वही लोग कामयाब। तकवा इख्तियार करें तो तकवा ही सक्सेस है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ़ रखिए। और कौन आएगा जी यहाँ, कौन अपने ख्यालात का इजहार करेगा? कोई नई बात इनके अलावा भी कोई और भी नज़रिया आपके जहन में हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलें जी, अब मैं आपसे बताता हूँ कि जी सक्सेस जो है वो मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में 50 साल से ज़्यादा की क्या देखा कि सक्सेस क्या है। इसके अंदर बेतहाशा फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल्स हो गए, दीन, दुनिया, आखिरत, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन जो मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की वो मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा और फिर हम इस गुफ्तगू को इसकी रोशनी में भी जारी रखेंगे। तो मेरे नज़दीक ये चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम सक्सेस को उसका अहाता करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला, क्योंकि हम लोग आजकल क्योंकि ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं कि जिसके अंदर फाइनेंशियल्स जो हैं वो हम कहते हैं कि जी वो ना हुए तो ना हम इलाज करवा सकेंगे, ना हम कुछ और कर सकेंगे। तो फाइनेंशियल हमारे लिए सबसे पहले जहन में आता है। तसव्वुर करें, जब मैंने ये ट्रेनिंग कुछ और जगहों पर की तो जो कुछ ख़वातीन थी उन्होंने कहा जी मैंने देखा कि एक बहुत वेल ड्रेस्ड लेडी एक बेहतरीन सी गाड़ी से बाहर निकली है और मैं ये सोच रही हूँ कि ये सक्सेसफुल है। जब मर्द हज़रात से की तो उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू की। तो वो सबसे पहला जो हमारे जहन में आता है ना सक्सेस के बाद, वो फाइनेंशियल या करियर के हवाले से आता है। उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार स्पिरिचुअल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर हम दीनी एतबार से, उखरवी अपनी ज़िंदगी के हवाले से नहीं सोचते तो फिर वो किसी स्टेज पर लाइफ के ज़रूर जाके रियलाइज़ करते हैं कि हमने तो एक बहुत अहम फैक्टर मिस कर दिया। उसके अलावा सोशल है, जिसमें हमारे वालिदैन, बहन भाई, फ्रेंड्स और तमाम लोग हैं, स्पाउस, बच्चे, सब लोग इसके अंदर हैं। तो वो सोशल हमारा जो एलिमेंट है, अगर ये मिसिंग होगा तो फिर समझिए कि वो सक्सेस हमारी बिल्कुल नामुकम्मल, अधूरी सी सक्सेस होगी। इसके अलावा हेल्थ अगर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो हेल्थ को तो जाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लर्निंग क्या कर रहे हैं, हमने ज़िंदगी में कुछ पढ़ा, हम अपने नॉलेज को कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। अपना जो सब्जेक्ट है हमारा, कोई इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और बेशुमार सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी। तो इसके बाद जो है वो हमने बाद में क्या सीखा ज़िंदगी के अंदर, जो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इसका इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने कुछ ज़िंदगी से सीखी, कुछ किताबों से सीखी। तो ये मैं आज आपके साथ इस पोजीशन पर आया कि मैं अपने थॉट्स को शेयर कर सकूं, अपनी लर्निंग को आपके साथ शेयर कर सकूं। और यही चीज़ जो है वो गिविंग बैक के अंदर आती है कि आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा कोई इसके अंदर कोई और बेनिफिट नहीं, माँ सिवाय इसके कि जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। शायद इससे चंद लोगों की या तमाम लोगों की ज़िंदगी बदल जाए, शायद वो लोग आगे जाके ये मैसेज कन्वे करें तो और भी कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। सिर्फ इस एक नज़रिए के साथ आज मैं आपके पास इस शहर में आके तो ये चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसको आप ज़रा आप सामने रखिए और अपना कोई बताइए कि इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लें, जैसे फाइनेंशियल के हवाले से, सोशल के, कोई आप अपनी बताइए कि जी आप किसी एक पहलू से अपनी ज़िंदगी में कौन सी सक्सेस देखते हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन, अगर मैं आपसे बात करूं फाइनेंशियली अल्लाह का शुक्र है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं, अब मैंने एक अच्छी एजुकेशन हासिल की है, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। स्पिरिचुअली अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि नमाज की उस पाबंदी करता हूँ। उसके अलावा ये है कि मैंने कुरान पाक, अरबी मैंने सीखी, कुरान पाक को मैं सरफ़ व नहव के साथ किसी हद तक समझता हूँ, लेकिन अभी भी उसका तालिब इल्म हूँ। सोशली मेरे वालिदैन माशाल्लाह हम लोग इकट्ठे रहते हैं आज तक, और ये कि वाइफ हैं, बच्चे हैं, सब लोग अल्लाह का शुक्र है खुश हैं। अगरचे वाइफ को खुश करना जो है क्लेम ही होता है, लेकिन चलें मुझे लगता है कि ऐसा है।
फ्रेंड्स का सर्कल अल्लाह का शुक्र है अच्छा है। उसके अलावा हेल्थ जो है जिस हद तक मैं मेंटेन कर सकता हूँ अपनी इस एज के साथ, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लर्निंग में अदर दैन मेरे एजुकेशन का जो था उसके अलावा मैंने कुछ इल्म हासिल किया, मास्टर्स किया मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में, क्योंकि वो मैं चाहता था कि मैं दीन का नॉलेज वो हासिल करूँ कि जो कि बड़ा बैलेंस्ड हो, उसमें किसी एक फ़िरका, किसी एक तंजीम, किसी एक के बजाय मैं एक ऐसा नॉलेज लूँ जो कि बिल्कुल इम्पार्शल हो। उसके अंदर हिस्ट्री भी आ गई इस्लामिक, उसके अलावा अरबिक आ गई, उसके अलावा कुरान का आ गया, हदीस आ गई, फिर उसके अलावा जो 2 साल के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इस्लाम और साइंस को मैंने ज़रूर उसमें पढ़ा बड़े गौर से, क्योंकि वो मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड था उसका। इसी तरह से जो है वो गिविंग बैक के लिए अब वो एक था कि अगर ये पढ़ा, ये सीखा, तो क्या मैं गिव बैक कर रहा हूँ सोसाइटी को या नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म से, लीडरशिप के प्लेटफॉर्म से, या जैसे आज आपके साथ हूँ, इसी तरह कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फैक्टर्स जो हैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज अचीवमेंट की है। इसलिए ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ, एक सर्टन परसेंटेज तक मैं अपने आप को सक्सेसफुल पाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अगर कोई 1 या 2 या जितने आप चाहें कोई शेयर करें कि आपकी ज़िंदगी में आप उस सक्सेस को कैसे देखते हैं, कि आपने क्या अचीवमेंट की कि जिसको आप कहते हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये सक्सेस है। कौन आप में से शेयर करेगा? मुश्किल सा सवाल है ना लेकिन आप आएंगे यहाँ पे तो आसान हो जाएगा। ये बड़ी अल्लाह का एक ऐसा करम है कि यहाँ आते ही चीज़ें जो हैं वो जहन में आने लग पड़ती हैं। ख़ासतौर पे मैं तो जो भी प्रोग्राम्स करता हूँ उनके अंदर जो कोई भी यहाँ आता है वो फिर कहता है कि हाँ मेरा तो वाकई मुझे तो चीज़ें आ गई यहाँ जहन में। तो आप लोग तशरीफ़ लाइए, कोई भी हिम्मत करे, आइए यहाँ पे, कोई एक पहलू इसमें से बता दें कहीं पे भी। आप यही कर रहे हैं सर। मेरा ख्याल है कि हम जब स्पिरिचुअल होंगे, जब अल्लाह से लगाव होगा, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे को सॉल्व हो जाएगी। जो अल्लाह ताला ने एक वादा किया आपको रिस्क का देने का, वो तो आपको उतना ही देना अल्लाह ताला। तो जब अल्लाह ताला से लगाव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे कितने मसाइल दूर हो जाएंगे, और अल्लाह ताला से लगाव होगा, सोशल भी हम हो जाएंगे, अल्लाह ताला हेल्प भी दे देंगे, और बहुत से हमारी लर्निंग तो हम करेंगे। जब लगाव होगा तो सीखेंगे, दीन को सीखेंगे तो हम लर्न भी करेंगे, जब लर्न करेंगे तो हम गिव भी करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें ये है जी कि एक हम कहते हैं बरकत क्या होती है, ये चीज़ हमारे जहन में आती है। बरकत कोई फिजिकली नज़र आने वाली चीज़ तो है नहीं, कोई टेंजिबल नहीं है कि जी ये बरकत इतने यूनिट्स की है। तो वो ये बात है कि जब हम दीन के करीब होते हैं तो वो रिस्क के अंदर बरकत पड़ती है, हमारे टाइम के अंदर बरकत पड़ती है, और हमारे लिए चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो इस एक पैरामीटर की वजह से ये सारा कुछ जो है समझें कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक गेन करते हैं। एफर्ट्स करनी होती हैं, टाइम लगाना होता है इनके ऊपर, लेकिन वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं। तो जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। कोई अपनी सीट पर बैठे हुए कोई कुछ कहना चाहे, कोई भी कोई कमेंट कर लो किसी एक चीज़। जी प्लीज़ बताइए। सर, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपको कब लगा कि आप सक्सेसफुल हुए। जी, तो सर मैं भी माशाल्लाह काफ़ी एज हो गई है, अब बताऊँगी ज़रूरी नहीं समझती मैं लेकिन मैं एज में जितने भी साल गुजरे मेरे पढ़ने से लेके, तो मुझे कभी भी ऐसा फीलिंग हुआ कि कोई मुझे खुशी महसूस हो, सरद महसूस हो कि मैंने कुछ अच्छा किया। रिसेंटली हमारी फेवरेट पार्टी थी और उससे 3 दिन पहले 2 बच्चियाँ मेरे पास आई। मैं उन्हें पढ़ाती हूँ सोशल स्टडीज, इस्लामियत और तर्जुमा बिल्कुल। तो वो उन्होंने ना अपने ख्यालात का इजहार किया। सर, मैं अक्सर बच्चों से कहती होती थी कि देखिए आप 35 हैं, 38 हैं, अगर हमने मैं 38 में एक ही जो तालिब इल्म है उसको ऐसा बना दूँ कि हमारे माशरे में आप एक ईमानदार हो, तो आप बारिश का पहला कतरा बने। वही हमारे स्कूल में से एक बच्चा इस सेशन में से ईमानदार निकल आया ना, और वो किसी बड़े अहदे पे जाके अपने से नीचे वालों के साथ ईमानदारी का सलूक करेगा, अपने कामों में ईमानदार रहेगा, तो वो मेरा मकसद पूरा होगा। तो 2 बच्चों ने मेरे पास आके मुझे बताया कि मैम आपकी वजह से हमने ना आपके बताने की वजह से जो आपने हमें तालीमात पहुँचानी, जो हदीस की, कुरान की, सुन्नतों और कुरान पाक के तर्जुमे के हवाले से हमें बताया, समझाया, अपनी सोच लाइफ को गुजारने के लिए, तो उसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा तब्दील हुए हैं, हम पॉजिटिव वे में चले गए। तो मुझे उसने लगा कि शायद यही था कि जो मैं चाहती थी, और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला कि वो मुझे लगा कि शायद ये काम
जो मुझे सारी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं हुआ था कि मैंने कुछ अच्छा किया। बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी, उसने उसके लिए काम किया, तो समझें कि उसने पूरी इंसानियत के लिए काम किया। ये आप ज़रा पीछे कर दीजिए उनको, बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, तो ये इसके अंदर मेरा ख्याल है हम सब लोग इस वक्त एक पेज पर हैं कि यही पैरामीटर्स हैं जो कि मोस्ट डोमिनेंट हैं। और भी होंगे बेशुमार, लेकिन ये मोस्ट डोमिनेंट पैरामीटर्स हैं जो कि सक्सेस को एनकम्पस करते हैं कि जी इनके अंदर ही सक्सेस हम देखते हैं। तो ये जी इसका मतलब है कि हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल अलाइंड हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं जी। और ये देखिए मकसद क्या था इस स्लाइड को आप लोगों से शेयर कराने का, कि हमने अगर ये चीज़ें ज़िंदगी में सीखी और हम इन पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि यही वो मेन फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सक्सेस पे, तो हमने बच्चों को भी इसके मुताबिक तैयार करना है। अब देखिए ना, अब बच्चों को हम अगर इन तमाम फैक्टर्स को बैलेंस करने के लिए नहीं उनको गाइड करेंगे तो वो सक्सेस, तो फिर जो वो नंबर ले लेगा कोई बच्चा, कोई पोजीशन ले लेगा बोर्ड के अंदर, चले ठीक है जी टीचर्स की स्कूल की वाह हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी इससे बहुत आगे बढ़कर है। तो अगर बच्चों के लिए आप इन फैक्टर्स को जहन में रखें और उनको गाइड करें, उनको इस तरीके से तैयार करें कि इन सब चीज़ों की वैल्यू है, अहमियत है, तो फिर हम एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज देखेंगे। क्योंकि अभी ये एक मिसिंग लिंक है हमारी सोसाइटी का कि हम बच्चों के अंदर ये तमाम खसूसियात बैलेंस के साथ जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। मेरा ख्याल है इसके लिए इसको कैसे करना है ये एक अहम सवाल होगा। एक माशाल्लाह टीचिंग का जो प्रोफेशन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि मुझे ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ये बड़ा खला महसूस होता है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में क्यों नहीं गया। यानी मैं आपको बताऊं मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रोफेशन। मुझे जहाँ कहीं मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को कुछ एक लफ्ज़ भी सिखा दूँ, किसी को एक छोटी सी चीज़ भी बता दूँ। तो मेरे दफ्तर में, मेरे घर में बच्चे और सब लोग जो हैं वो, उनको इस चीज़ का एहसास रहता है कि ये मौका ढूंढ रहा होता है हमें कुछ बताने का। तो लेकिन एक चीज़ जो मैंने और ज़िंदगी में सीखी वो ये है कि मेंटरशिप क्या है। तो टीचर और मेंटोर में कुछ फ़र्क, कोई आप में से बताना चाहे? गलत ही बता दें, कुछ बताएं तो सही। अच्छा, ये मैं आपको इसके ऊपर अपना थॉट शेयर करता हूँ और आमतौर पर लोग इससे एग्री करते हैं। टीचर जो है वो थोड़ा सा एक लिमिटेड स्कोप के ऊपर लर्निंग है कि मिसाल के तौर पर आप किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या आप किसी को कोई एक चीज़ टीच कर रहे हैं या कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, कुछ आपका एक लिमिटेड टाइम का एक ऑब्जेक्टिव है कि जी ये काम जब हो जाएगा तो आपकी वो टीचिंग असाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मेंटरशिप जो है वो उससे थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर एक चीज़ आती है कि आपने उस शख्स को आगे लेके चलना, उसको कुछ चीज़ें सिखानी है। जैसे सक्सेस के लिए अगर आप किसी को तैयार करते हैं तो वो आपकी वो टीचिंग असाइनमेंट जो है वो चंद माह की नहीं होगी, बल्कि वो बच्ची आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मैं आपको बताऊं कि मेंटरशिप का तो मज़ा ही कुछ और है। यानी एक बच्चा जब आपको मिलता है या एक नौजवान, कोई भी जिसको आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल उसने किया हो आपकी वजह से, तो वो आपको 10 साल बाद भी कहता है कि जी वो मैंने आपसे वो जो चीज़ सीखी थी ना जी उस दौर में, और फिर आप मुझे गाइड करते रहे मुसलसल, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। टीचर्स को भी बच्चे ये बात आके कहते हैं, लेकिन मेंटरशिप थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हैवी कमिटमेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि सक्सेस हासिल करना कोई आसान काम नहीं है ज़िंदगी में। तो आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा टीचर से अपने आप को एलिवेट करके एक मेंटोर की जगह लेके जाइए। बच्चों के साथ कनेक्टेड हों, उनके बाज़-औक़ात घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई और ऐसे समाजी मसाइल होते हैं कि जिसके ऊपर कि उनको अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है। बाज़-औक़ात वालिदैन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से या कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उनके करीब इतने नहीं हैं, वो किसी दुख में हैं बच्चे, किसी से कह नहीं सकते। अपने जब हम एज फेलो से वो बात करते हैं समटाइम्स मिसगाइड भी हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि बच्चों का तो सबका एक जितना ही नॉलेज है तकरीबन। तो वो अगर आप उनके साथ उस कुर्बत में आ जाते हैं और उनको वो गाइड करने लग पड़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। आप देखिए कि जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये ऐसे प्रोफेशन है जिसके अंदर के बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत बड़ा प्ले फील्ड है जिसके अंदर के आपके पास तो कैनवस है पूरा, जिसके ऊपर आप जो चाहें पेंट कर लें। इसलिए अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मेंटोर की नज़र से देखें। अब ये इनमें फ़र्क जो मैंने आइडेंटिफाई किया और कुछ जगहों पर लोगों से बुक्स में भी पढ़ा, वो ये है कि जो टीचर्स हैं वो ज़रा एकेडमिक सक्सेस, करिकुलम, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। उनका स्कोप यही समझा जाता है कि अगर ये काम उन्होंने कर लिया तो वो एक अच्छा टीचर है, बस इसके आगे फिर एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती।
लेकिन पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इनफॉर्मल एंड फ्लूइड एजुकेशन के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जब हम काम करते हैं बच्चों की, तो फिर वो बेसिकली एक मेंटरशिप का स्कोप होता है। ये चैलेंज बड़ा है लेकिन इसका अजर भी बहुत बड़ा है। मेरी वाकई भी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी बच्चों के साथ वो कनेक्शन बिल्ड करें, वो एक कुर्बत बिल्ड करें कि जिसके अंदर बच्चे आपसे बात करते हुए घबराएं ना। आई अंडरस्टैंड कि बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, बड़ा वो बाज़-औक़ात तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको इस तरीके से लेके चलना, क्योंकि वो तो फिर हर वक्त ही आपको बॉदर करते रहेंगे। लेकिन ये है कि किसी तरीके से उनके साथ एक बाउंड्री सेट कर लें, कुछ सर्टेन टाइम सेट कर लें, वीक में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, या जब भी कभी आप इस तरह समझें कि वो आप उनके साथ बैठ के कुछ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करें, उनको जनरली बताएं। क्लासरूम सेटिंग के अलावा भी आप उनके साथ जब बैठेंगे, वो बच्चे आपके पास आने से खौफज़दा ना हो। क्योंकि हमारे ज़माने में तो स्कूल्स के अंदर होता था कि वो हाथ करो आगे और ये चल के छड़ी पड़ी और फिर उसके बाद एक लगा दी, कुछ कर दिया। अब वक्त कुछ बदल गया है, अब उस तरह से ज़ाहिर है ना टीचर्स करते हैं ना बच्चे उस तरह से हैं। तो अब ये है कि अब बेहतरीन टाइम है कि अब हम इंसान एक टीचर की पर्सनैलिटी ऐसे होनी चाहिए कि बच्चों के साथ अगर वो फ्रेंडली है तो बच्चों को डर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मल्टीपर्पल उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ताकि टीचर को सिर्फ ये नहीं कि गुस्सा है तो क्लास में बच्चे डर रहे हैं या बहुत फ्रेंडली हो गए हैं। टीचर को बैलेंस रखना है। सबसे बड़ा डर मेरी राय में क्या होना चाहिए कि टीचर नाराज़ ना हो जाए मेरी इस बात से। अगर ये डर होगा ना जी, तो इससे बड़ा डर कोई नहीं। और वो जो डर पैदा होगा वो उस मोहब्बत से पैदा होगा जो कि आपकी उस बच्चे के साथ है। तो वो अगर हम बच्चे को स्केयर कर देंगे, उसको डराएंगे, उसको कहेंगे तुम्हें पनिश करेंगे, तुम्हें आफ्टर स्कूल बिठा लेंगे, तुम्हें इस तरह से करेंगे, तो वो पनिशमेंट वो अचीवमेंट नहीं लेके आ सकती जो कि आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बत लेके आ सकती है। कि उसको खौफ सिर्फ एक हो सबसे बड़ा, अगर टीचर नाराज़ हो गई तो क्या करूँगा, क्या करूँगी। यानी ये मेरा ख्याल एक एलिमेंट है क्योंकि हमें देखना चाहिए। इस पर आगे बढ़ते हैं जी और थोड़ा सा। अच्छा, ये एक ऐसा मॉडल मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जी कि जो कि आपको कहीं किसी जगह नहीं मिलेगा, जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो उनकी वीकनेसेस हैं। लाहौर से चूँकि आया हूँ तो मुझे मीनार पाकिस्तान जो है वो ज़रा ज़्यादा इंस्पायर करता है और वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल है, तो इसका नाम भी मैंने मॉडल का वर्टिकल रखा है। अच्छा, ये प्योरली मैंने खुद से इसको डेवलप किया है, इसके लिए कोई आपको किसी जगह ये चीज़ नहीं मिलेगी और ओरिजिनल मेरी अपनी थॉट है कि ये बच्चों के लिए हमें क्या करना है कि जिसके ऊपर कि हम उनको सक्सेस के पाथ के ऊपर लेकर चल सकें। तो देखते हैं कि जी वर्टिकल का क्या मतलब है। वर्टिकल में वी जो है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये हम सारे ही कहते हैं कि जी आज के बच्चों में वो वैल्यूज़ नहीं हैं जो पीछे थीं और वो हमें वो वैल्यूज़ लेके आनी हैं। अब हम वो बात तो कर देते हैं लेकिन कभी हमने उसको जॉट डाउन किया कि जी वो वैल्यूज़ क्या हैं जो कि हम टॉप प्रायोरिटी पर रखें, जिसके ऊपर हम कहें कि ये चीज़ें तो उनको सबसे पहले सिखानी है। इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, फिर इसके बाद हम और आगे भी बढ़ेंगे। तो क्विकली अगर कोई एक एक वर्ड में वो वैल्यूज़ को कोई एक्सप्लेन बताना चाहे, क्विकली एक एक वर्ड के अंदर एक वैल्यू। रिस्पेक्ट, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। ये तो मेरा आपने पॉइंट चुरा लिया इसके ऊपर। सच्चाई, यस यस यस, बिल्कुल ठीक है जी। ईमानदारी, ईमानदारी, फेंक दूँ यहाँ से अगर आप इजाज़त दें तो। ओह सॉरी। अच्छा जी, तो और इसके अलावा कोई टाइम मैनेजमेंट, यस बिल्कुल ठीक है जी, ये आप भी कैच कर सकेंगे प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू जी। डिसिप्लिन और अच्छे अखलाक, डिसिप्लिन और अच्छे अखलाक। ओ चलें जी, और कोई कुछ कहना चाहे? अच्छा शहरी बनना, सिटीजनशिप अच्छी, यानी कि सिविक सेंस जिसे हम कहते हैं। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल ठीक है, लीजिए जनाब, थैंक यू। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ जी। इसका एक मॉडल है, आप अपने पास इसको लिख लें ताकि आपको याद रहे। राइज, RISE, आप पढ़ सकते हैं जी इजीली। राइज, तो राइज के अंदर आर का क्या है जी? रिस्पेक्ट, यस। मैंने कहा ना, आपने तो पहले ही मेरा पॉइंट जो है वो आपने बता दिया। रिस्पेक्ट हम कहते हैं, बच्चे आजकल रिस्पेक्ट नहीं करते पेरेंट्स की, टीचर्स की, तो वो वैल्यू हमने कैसे इनकलकेट करनी है, यहाँ ये क्वेश्चन है कि रिस्पेक्ट कैसे लेकर आनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनको डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, ये ज़रूर गौर कीजिएगा। हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ हम किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उनकी अदम मौजूदगी में उनका जिक्र कैसे करते हैं। तो अगर हम जिक्र अच्छा करते हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे कि कैसे जिक्र करते हैं। तो हमें पहले तो अपनी नज़र, अपने आप पर नज़र डालनी है
कि हम में कोई कमी तो नहीं है उसके अंदर। बच्चे नकाल होते हैं, जो आप करेंगे वो बच्चे करेंगे। बिल्कुल जी, वो उन्होंने रेप्लिकेट करना है हमारे उसी एक्शन को जो है। तो राइज के अंदर सबसे पहले तो ये आता है कि रिस्पेक्ट के अंदर कि हमने अपने ऊपर नज़र डालनी है, और फिर ये है कि ये डेमोन्स्ट्रेट जब हम करेंगे तो एक तो आधा मसला तो मेरे ख्याल में इसी से हल हो जाएगा कि जब हम उनको अच्छी रिफ्लेक्शन देंगे तो वो वही चीज़ बनकर आगे आएंगे। दूसरे नंबर पर इसके अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जबर वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी। रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, कभी वो स्नैच नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ये कि अर्न करने का तरीका सोचिए कि आपने उनको अच्छी वैल्यू सिखाएंगे, अपना बिहेवियर आपका ऐसा होगा कि वो रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हों, उनके अंदर से आवाज़ आए। क्योंकि जो आपका ये स्टीवन कोवे ने भी बड़ा अच्छा अपनी बुक में लिखा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर कि इनसाइड आउट अप्रोच होती है जो देरपा होती है, आउटसाइड इन जो अप्रोच होती है वो बड़ी ही लिमिटेड टाइम के ऊपर आती है। तो जब वो उनके अंदर से आवाज़ आएगी और वो उनकी अंदर की अप्रोच होगी कि हाँ जी हमने ये जो है ये हमारा ये रिस्पेक्ट हमने करनी है, तो फिर डेफिनेटली कोई वजह नहीं है कि वो रिस्पेक्ट ना करें। आय जो है जी वो क्या आपके ख्याल में? वैल्यूज़ की बात करें, इंटेलिजेंस मेरा ख्याल है बाद में वो वैसे आ जाएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं। एक अभी किसी ने कहा था कि सच्चाई, इंटेग्रिटी उनकी। हम बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आपने कमाना कैसे है ज़्यादा, आपने आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए किसी को रौंद के गुजरना पड़ता है तो गुजर जाओ, कोई गलत सही करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, सब चलता है, पाकिस्तान में सब चलता है, पाकिस्तान में सब चलता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम इस एंगल से बच्चों को कोई बात करते हैं तो आप खुद बताइए कि उनका इंटेग्रिटी का लेवल इधर अगर कभी सोचा होगा उन्होंने तो वो इधर आ जाता है कि ये तुम्हारा बाप कह रहा है, हमारी माँ कह रही है, हमारे टीचर कह रहे हैं कि इस तरह से। तो इंटेग्रिटी उनको जो है वो हमें सिखानी होगी। और इंटेग्रिटी को अगर मैं बिल्कुल ब्रीफली इसके ऊपर बात करूँ तो वो ये है कि जो चीज़ आप किसी की मौजूदगी में कर रहे हैं कि ये मुझे देख रहा है, अगर एक बच्चा यहाँ बैठा एग्ज़ाम दे रहा है और आप इन्विजिलेट कर रहे हैं और अगर वो बच्चा आपके सामने वो चीटिंग नहीं करता तो वो आपके पीछे से भी वैसा ही बिहेव करे, तो ये इंटेग्रिटी होगी। तो हमने इस इंटेग्रिटी के लिए बच्चों को तैयार करना है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है हम थोड़े से मेंटल प्रेशर्स उनके ऊपर से रिलीज़ करें। उनको ये बताएं कि बेटा तुम्हारे नंबर एग्ज़ाम में आ जाएंगे, तुम सही एफर्ट करो। अगर इस एक मंथली टेस्ट के अंदर या एक टर्मिनल एग्ज़ाम के अंदर अगर तुम लोगों के नंबर कुछ कम भी आ गए तो हम तुम पर मेहनत करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, वो चीटिंग ना करें, वो गलत तरीके अख्तियार ना करें। स्कूल से ये सीखें कि हमने आगे जो बढ़ना है तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पर बढ़ना है। अगर वो नहीं इस तरह करेंगे तो फिर सोसाइटी में जो हमें नज़र आता है नीचे से लेके ऊपर तक हम बहुत कर्ज करते हैं कि देखें जी हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, देखें जी क्या कर दिया, देखें कैसे इलेक्शन हो गए, देखें क्या हो गया। लेकिन हमने जो बहुत तैयार की है, जो ये ऊपर बढ़ी, तो हमारे बड़ों ने तैयार की या हमने भी अब तैयार की, अब हम उनको सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, इंटेग्रिटी का उनका लेवल ही ये मेंटेन कर रहे हैं। तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ हमें मिलेगी? तो वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल वही है जो हमने तैयार किया, क्योंकि खुदा का निज़ाम है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे ना जी, तो फिर वही चीज़ हम काट रहे हैं इसमें। अच्छा, तीसरा आ जाते जी एस से है मतलब सर्विस। अगर हम सब लोग इस सेंस के साथ बच्चों को तैयार नहीं करते कि बेटा अगर आप किसी को कहीं देखें उसको कोई ज़रूरत है, आप उसे सर्व करें, आप सोसाइटी को सर्व करें, आप जो हैं वो अपने से बड़ों को किस तरीके से उनकी ज़रूरियात हैं, अपने से छोटों को, अपने कोलीग्स को, अपने साथ किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ है, तो एक तो तरीका ना कि इसको और रिच करो, अच्छी बात है, इसको एक है सर्विस माइंडसेट कि आप उसको सर्व करें, हेल्प करें उसको उस मुसीबत से निकलने में। तो ये सर्विस माइंडसेट जब आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या और लोग हैं, इन लोगों बनना ना बड़े होके कहीं ना कहीं कुछ, तो वो ये है कि वो सर्वेंट लीडर्स बनेंगे फिर, कि जो सर्व कर रहे होंगे पूरी की पूरी सोसाइटी को। अगर कोई मुझे कहे तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो अगर मैं बिल्कुल सोचूँ ना कि मैंने करना क्या क्या कुछ है, तो मुझे सोचना चाहिए यार मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ कि ना लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो कहते हैं यार भाड़ में गया सारा कुछ, क्या करना है और क्या नहीं करना, बनो तो सही ना, सीट पे तो बैठो। तो ये जो एक है ना सर्विस माइंडसेट नहीं है बल्कि एक रूलिंग माइंडसेट है, तो वो रूलिंग माइंडसेट को ख़त्म करके एक सर्विस माइंडसेट की तरफ आना है हमें। तो ये आ गया जी तीसरा पॉइंट सर्विस का। और चौथी जो चीज़ है ई से बनती है एक्सेलेंस। बच्चों को कहें कि आपने ये नहीं करना कि आप रट्टा लगा कर कुछ करके बस एक माइलस्टोन अचीव कर लें और उसके बाद वो किताब पढ़ी है और वो पढ़ा है और बस हम तो आगे बढ़ गए, ख़त्म हो गया। तो अब करना ये है कि उनको एक्सीलेंस पे लाना है।
आप लोगों ने वो फिल्म देखी है इंडिया की, काफ़ी अरसा पुरानी की है, मैं पुराना आदमी हूँ तो पुरानी फिल्मों के रेफरेंसेस देखता हूँ। 3 आपको पहुँच गई हैं माशाल्लाह से। उस पर क्या कहा था आमिर खान ने कि काबिल बने, आप सब कुछ मिल जाए, काबिलियत हो तो आप कामयाबी आगे पीछे है। हाँ, आपका जुमला मैं पूरा करता हूँ। एक्सेलेंस के पीछे भाग, सक्सेस तो झक मारती पीछे चली आएगी, ऐसा ही था ना। तो ये बात है कि एक्सेलेंस के पीछे भाग, सक्सेस तो झक मारती पीछे चली आएगी। तो एक्सेलेंस जो है वो अगर करेंगे तो ये सब कुछ उसमें कवर होता है। हर चीज़ में देखें, जब मैं काम करूँ और मुझे लगे कि मेरा ये काम नामुकम्मल है, गलत है, इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो वो काम मैं क्यों आगे प्रेजेंट करूँ। अगर ये प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे लगे कि मैं नकल मार के एक मॉडल यहाँ पे आके प्रेजेंट कर दूँ और उसके बाद मैं कहूँ जी बस मैंने तो कर दिया अपना काम, तो क्या मुझे अंदर से वो तस्कीन मिलनी चाहिए, मुझे वो एहसास होना चाहिए कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी के चंद घंटे जो स्पेंड किए हैं वो कुछ किया है उसके अंदर। उसके बगैर वो नहीं होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्सेलेंस अपने अंदर लेकर आएँ। जापानीज़ को आप देख लीजिए कि उन्होंने ये मॉडल अपनाया। अब वो यही है कि उन्होंने किस हद तक उनकी चीज़ों में परफेक्शन होती है। उसके अगेंस्ट आप देख लें, चाइना वाले प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सेलेंस को उन्होंने अभी तक उसमें नहीं अचीव किया, क्वालिटी के हवाले से नहीं अचीव किया है किसी हद तक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से टेलर कर दिया कि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इसको उधर भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए ये है कि इसके ऊपर एक्सेलेंस अपने अंदर जो है वो अपने बच्चों के अंदर वो हमें लेकर आएंगे। अब उसके बाद आ जाता है जी ई से क्या बनेगा जी। अभी एक थोड़ा सा जिक्र किसी ने किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का भी, कि जी वो जज्बाती तौर पर अपने आप को जो है वो, उनको बच्चों को हमने ये सिखाना है कि आप जो है ना अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करें। अखलाकियात सिखाइए, और ये कि जब वो जज्बे गुस्से में आते हैं ना जी, जब वो एक जज्बात उबलते हैं, उस वक़्त इंसान बहुत गलतियाँ करता है। और बच्चे तो खैर उस उम्र में वैसे ही बहुत जज्बाती होते हैं, तो उनको ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए एक वेबसाइट है, उस पर उनके कुछ वेबिनार्स होते हैं 6 सेकंड्स के नाम से। कुछ लोगों का इस पर डिफरेंस है कि 6 सेकंड्स नहीं, ये टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो पहले 6 सेकंड है आप नोट कीजिएगा कि जब आपको शदीद किसी के ऊपर गुस्सा होता है, शदीद गुस्सा, अगर वो 6 सेकंड आप अपने आप को कंटेन कर लें, कंट्रोल कर लें, कोई ऐसा जुमला अदा ना करें, कोई ऐसा लफ्ज़ अदा ना करें, तो वो बहुत हद तक जो है वो आप उस पर ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो पहले जब किसी ने आपसे बात की और वो स्पॉन्टेनियस आपने उसको ठक करके जवाब दिया और उससे ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो वो समझेंगे फिर वो आपने विन नहीं किया, वो आपने लूज़ किया, क्योंकि उस शख्स ने जो बात की वो उसका एक इमोशनल लेवल था, इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी थी, इमोशनल कंट्रोल्स थे। हो सकता है कि उसका EQ लेवल बहुत कम हो, लेकिन आपका EQ लेवल आपके साथ है, क्या आपको ज़ेब देता है कि आप भी उसको वैसे ही जवाब दें जैसे कि उसने आपसे बात की। तो ये चीज़ हमने बच्चों को सिखानी है। आपसे कोई बदतमीज़ी करे, आप आगे से उससे बढ़ के बदतमीज़ी अगर नहीं करेंगे तो आप हार नहीं जाएंगे, आप जीत जाएंगे। आप कंट्रोल करते हैं, उसको अच्छी बात कह देते हैं उस गुस्से के लम्हे के अंदर जो उसने वो की, और वो बच्चा जो है वो उस वक़्त तो नहीं मानेगा ज़ाहिर है, लेकिन वो उसके जहन में नक्श शुरू हो जाएगी कि मैंने तो उसको गाली निकाली थी तो उसने मुझे आगे से कहा कि नहीं भाई ये अच्छी बात नहीं है, हमारे नबी ने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की। कुछ इस तरह की बात, कोई भी बात मौके के हिसाब से अगर वो बच्चा ये कर जाता है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ उस पर हमने उसको वाकई सिखा दिया एज अ मेंटोर के इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे एक्सरसाइज करना है अपनी ज़िंदगी में। सब्र और बर्दाश्त, बिल्कुल सही बात है, ये आपने फिट बात की और ये मेरी तरफ से इसके बिल्कुल जी सिखाई जाएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार वाक़यात हैं। दूसरे नंबर पे अपनी रिफ्लेक्शन दीजिए। आप जब ये करेंगे ना, कोई बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है क्लास में, अब उसको टीचर एक तो 2 तरीके हैं, एक तो उसको 1 लगाती हैं फ़र्ज़ कीजिए, दूसरा तरीका ये है कि वो उनको किसी और तरीके से हैंडल करती हैं कि जिसके ऊपर वो महसूस करता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मुझे ना मार पड़ी ना डांट पड़ी, लेकिन मेरी तो इंसल्ट होगी क्लास के सामने जिस तरह मैंने। तो सेल्फ एस्टीम को आप उसकी उजागर करें और उसको बताएं कि आपने अपने आपका एक जिस्म नहीं है, बल्कि आप एक मुकम्मल एक अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। तो जब आप ऐसी कोई बात करेंगे तो वो फिर आप अपने आप को उस सतह से नीचे गिरा लेंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने भी, अभी है मेरे पास चॉकलेट साहब शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात की आपने जी। और ये मैं समझता हूँ कि यही चीज़ अगर हम क्लासरूम सेटिंग से बाहर किसी ग्राउंड में किसी दरख्त के नीचे बच्चों को कहें, बच्चों आ जाओ छुट्टी होने लगी है, 5 मिनट इधर बैठ के एक ज़रूरी बात करते हैं, तो मुख्तसर से टाइम में उनको
एक ऐसी बात कर दें कि जो कि फिर वो उसको फरामोश ना कर सके। कोई ऐसी मिसाल अगर देंगे अपनी ज़िंदगी की, किसी की ज़िंदगी की, कोई और मिसाल के साथ उनको बताएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा जो है, कोई ऐसा उनके लिए कोई वाक़या, कोई ऐसी चीज़ दिलचस्प करके बताइए ज़रा। मतलब वो एक बिल्कुल प्योर फॉर्मल सेटिंग में नहीं, उससे ये होगा कि वो फिर उसको भूलेंगे नहीं ज़िंदगी भर और उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ये होती है असेंबली के टाइम में 5 मिनट्स हम देते हैं बच्चों को, रोज़ की एक हदीस होती है, उस पर छोटा सा उसका डिटेल होती है थोड़ी सी, वो यही चीज़ है, सच्चाई है, ईमानदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से या हदीस मुबारक से रिलेटेड होती है। और थोड़ा सा टीचर हमारे पास माशाल्लाह बहुत ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं, तो 2 से 3 मिनट में हम ये एक्सप्लेन रोज़ ही होता है। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया जी। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अगर आप और इसको थोड़ा और आगे इस तरह से लेके चलें, क्योंकि एज अ मेंटोर भी हम बात कर रहे हैं ना, तो जब आप बच्चों को लेके बैठेंगे ना, एक 1 to 1 2 3 4 बच्चों का ग्रुप होगा, कोई आप उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन जब डेवलप करेंगी, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो फिर उस चीज़ को ज़्यादा। अब देखिए हमारे भी असेंबली हुआ करती थी, उसमें ये था कि तिलावत कलाम पाक से शुरू होती थी, फिर एक दर्स होता था, फिर आगे उसकी प्रोसीडिंग्स, फिर इवन ख़बरें होती थी उर्दू और अंग्रेज़ी की हमारे स्कूल में, फिर उसके बाद क्लोज़ होता था, तराना होता था सारा। अच्छा, अब ये होता था कुछ बच्चे तो अटेंटिव होते थे, लेकिन कुछ ज़रा शायद मेरे जैसे भी होते थे बीच में। तो वो ये है कि जब पर्सनल उनको लेके बैठेंगे ना, एक छोटे ग्रुप को, एक स्मॉलर सेटिंग्स के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। असेंबलीज़ वगैरह के अंदर तो चीज़ें डेफिनेटली हम करते हैं। मोर ओवर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से कुछ कर लें तो आप सिर्फ, मेरा ख्याल है पूरे हफ्ते में अगर एक 15 मिनट का भी एक टाइम रख लें, एक स्लॉट रख लें, 4 मुख्तलिफ बच्चे हर दफ़ा अपने साथ बिठाएं, तो आप देखेंगी कि वो एक तो आपके साथ कनेक्ट बड़ा अच्छा होंगे, दूसरे नंबर पर वो उनके जहन में जो बात होगी ना, जब यूँ बैठ के एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर जब आप करेंगी, बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जी टीचर ने हमें सिलेक्ट किया और बिठाया और हमसे बड़े प्यार से बात की, हमें एक बात समझाई, वो भूलती नहीं है फिर। तो इसको ट्राई करें, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इसके आपको फर्दर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट जो है जी, इसमें रेजिलियंस है। बच्चे हमारे ना बड़ी जल्दी उकता जाते हैं कि कोई काम होता है तो ये तो क्या है जी, मतलब हम कर रहे हैं, हो नहीं रहा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो रेजिलियंस उनको सिखानी बड़ी ज़रूरी है कि बेटा करते रहो, कोई बात नहीं, फिर क्या है, फ़लाँ ने इतने साल लगाए, फ़लाँ ने इस चीज़ में इतने साल लगाए, फिर कामयाब हुआ, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन रेजिलियंस अपनी इंटैक्ट रखनी है, वो उससे काम लेते रहें। आजकल के बच्चों का, आजकल के नौजवानों का ये एक बड़ा मसला है कि वो बड़ी जल्दी चाहते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए, बस बहुत क्विकली हो जाए। परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंस उनके अंदर लेके आएँ और उनको कहें कि आप फेल होंगे बार बार, परसिस्टेंटली वो काम करें, लेकिन जो फेलियर के बावजूद भी अगर वो जारी रखेंगे तो फिर दैट्स व्हाट वी कॉल रेजिलियंस। तो रेजिलियंस उनको उसमें लाना होगा कि कोई बात नहीं है, आप 10 दफ़ा भी फेल हों, लेकिन आपका जो एक पैशन या आपकी जो परसुएशन है टूवर्ड्स वर्क, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहनी चाहिए। ये आ गया जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात भी किसी ने की थी इधर से शायद, हाँ जी आपने की थी बिल्कुल। तो उनको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। हम देखते हैं बच्चे जो हैं वो आप देखिए कि हम उन्हें रोक नहीं सकते आजकल सोशल मीडिया पे, ये तो मेरा ख्याल है इसको हमें मान लेना चाहिए। ये हो नहीं सकता कि वो उनके पेरेंट्स उनको नहीं फ़ोन लेकर देंगे या नहीं वो प्रोवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स के साथ वो जो है वो उसको कर लेंगे, लेकिन वो यकीनन जो है। अब बात ये है कि ये एक ऐसा एक पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन एक ईवल भी है साथ साथ में। तो अब हमने ज़ाहिर है कि उसको मैनेज करना है कि बच्चे इतनी ज़्यादा तवज्जो उस पर ना लेकर आएँ कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आपको हर वक्त नज़र आएँ। ना हम ये चाहते हैं कि वो बुकवर्म्स बन जाएँ, बस हर वक्त पढ़ाई करें और कुछ भी ना करें। तो आजकल जो है ना वो स्पोर्ट्स से बच्चे कुछ हट गए हैं, उधर तवज्जो वीडियो गेम्स और इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा हो गई हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत फोकस है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको आप किसी तरीके से, इसी तरह एक जो सेटिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कभी 4-5 बच्चों का ग्रुप एक बना करना, तो उनको जब कभी मुतफर्रिक कुछ चीज़ों में सिखाएं ना, तो उनको ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ टिप्स दें कि किस तरह से वो अपना वक्त बचा सकते हैं। आप देखिए कि कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे जो है ना उनको आगाही नहीं होती कि हम इतना कीमती टाइम है हमारा, और वो जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि सक्सेस हैबिट्स जो हैं या वो जो सक्सेस लीडिंग फैक्टर्स हैं, वो अगर हम उनको उसमें लेकर जाएं कि आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज करें कि आप उन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दे सकें, हेल्थ के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अपनी जो है आपकी करियर है उसके ऊपर, कहीं ना कहीं उनके माइंड में डालें कि वो ये जो चीज़ तख्लीक की गई है, अल्लाह ने जो बनाई है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो इसको पहचानें, इसके इख्तियारात को पहचानें, इसके फ़राइज़, इसके
जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो क्या है। तो इन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई करना उनको सिखाएं कि किस तरह से वो इन फ़राइज़ को महसूस करें कि हम मेरा बहसियत एक इंसान क्या काम है यहाँ पे। क्या मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं एक डिग्री हासिल करूँ, एक नौकरी हासिल करूँ और अपनी दौलत के जो है वो शोकेस उसको करता हुआ और उसके बाद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ और कहूँ मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। तो ज़ाहिर है हम इसलिए नहीं पैदा किए गए। तो जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हम उन्हें करवा पाते, वो इस काबिल नहीं हो जाते कि उनके दिल की आंखें खुलें, तब तक फिर वो सक्सेस भी कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो उनको आइडेंटिफाई करना सिखाइए, ये इसके अंदर पॉइंट था। इसके बाद फिर ये है कि एक जापानीज़ मॉडल है जिसके अंदर कि उन्होंने कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये टोयोटा मोटर से स्टार्ट हुआ, उसके सीईओ ने ये एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद उन्होंने कुछ एक 5 वाइज का कॉन्सेप्ट लेके आए। 5 वाइज कि अगर एक काम कोई कर रहा है और वो कहता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि ये वजह है और ये वजह क्यों है, क्योंकि उसके लिए ये वजह है। तो वो 5 तक ये जाता है नंबर जो है। अब वो सोचे कि अच्छा जी मैं सोशल मीडिया अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। वो कहेगा जी मुझे इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स और बनते हैं, ये बनते हैं, ये होता है। अच्छा जी मुझे और फ्रेंड्स क्यों बनाने हैं। उसके बाद ये सेकंड वाई आ गया, तो क्यों से और मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। फिर वो उसके अंदर उसका कोई जवाब ढूंढेगा। फिर उसके बाद वो उसको फर्दर डिग इन करेगा कि जी और जो है वो नोज डाइव करता हुआ नीचे को जाएगा बच्चा जो है कि जी मुझे इसलिए ये करना है। तो वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट तभी कर सकेगा कि बच्चा जो है कि जब वो उसको पता हो कि मेरे इसका वाय क्या है इसके पीछे, और जब वो होगा तो फिर आप देखेंगे कि वो सही डायरेक्शन पकड़ेगा और फिर वो इम्प्रूवमेंट होगी, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। वो फिर हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा उस बच्ची का। तो इस तरह से उनको गाइड कीजिए कि अगर आपका आज आपके कल से बेहतर नहीं है तो फिर ये कि ये तो हमारे जो है दीन में भी इस चीज़ के बारे में बड़ी क्लियर आ गई। तो बात ये है कि ये उनको गाइड करें कि हमेशा ये सोचें कि मैं आज से 1 महीना पहले कहाँ थी, मैं आज से 6 महीने पहले कहाँ थी, मैं आज से 1 साल पहले कहाँ थी, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जो हमने शुरू में वो फैक्टर्स देखे। तो वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट ये है कि इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर हमारे आने वाला दिन, हमारे आने वाला महीना, साल उस पिछले वाले एक दिन से, महीने से, साल से बेहतर हो। तो ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाइए। उसके अलावा आजकल आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये तो बस ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, बस वो कंप्यूटर जी सब कुछ किया करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए कि अगर हम उनसे पूछते हैं, जब एआई के अंदर ChatGPT पे क्वेश्चन डालते हैं, टेल मी अबाउट आइंस्टाइन या टेल मी अबाउट एरिस्टोटल, कोई भी। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आइंस्टाइन एग्जिस्ट ना करता तो एआई कहाँ से हमें बताता कि आइंस्टाइन क्या है। तो वो चीज़ें बेसिकली वही हैं जो कि एक दफ़ा दुनिया में वो कर चुके हैं। वो कहीं बाहर से नहीं लेके आ रहा, किसी बैरूनी सैयारे से वो इनपुट्स नहीं आ रही हैं। वो हमारी ही क्रिएशंस को, हमारी ही राइटिंग्स को वो दोबारा से कुछ समय, उनके स्पीड बहुत तेज़ है तो वो रीऑर्गेनाइज करके हमारे सामने उनको रख देते हैं। तो यही बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो मशीन लर्निंग जो है वो इसी तरह ही होती है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि आप बजाय इसके इस टूल को आप इस्तेमाल करें, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए ना करें। अपने आइडियाज़ को डेवलप करें, उनको फिर इसमें डालें और इसमें डाल के ChatGPT पे ये क्वेश्चन करें कि ये मेरा सारा का सारा कंटेंट है, इसको आप इम्प्रूव करें। फिर उसमें क्या होगा कि वो थोड़ी सी जो असर हाजिर की चीज़ें हैं या और चीज़ें हैं वो उसमें डाल के ChatGPT उसको एक पूरा का पूरा एक कंटेंट सामने रख देगा। लेकिन अगर वो ये हो कि वो सवाल ही ये हो कि राइट एन एसे फॉर मी अबाउट दिस, तो फिर क्या होगा, फिर वो आएगा, फिर बच्चा उसको फटाफट कॉपी करेगा, रख देगा, टीचर कहेंगी जिंदाबाद, क्या ज़बरदस्त ऐसे लिखा है, अब इसको रट लो अच्छी तरह से, एग्ज़ाम में भी बिल्कुल यही लिख देना, हमारे नंबर पूरे आ जाएंगे। तो फिर ये होगा कि फिर बच्चे हमारे जो है ना वो जब आगे जाएंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि हम स्टूडेंट लाइफ में तो बड़े कामयाब हो गए, लेकिन करियर के अंदर हम अपने पहले इंटरव्यू के अंदर ही उड़ गए, हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमने ये खाली कर दिया था और सारा काम उधर से लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए उनको ये बताइए, एक तो सिखाइए, ज़रूर सिखाइए, लेकिन इसका सही यूज़ सिखाइए कि आपने किस तरीके से क्रिएटिविटी करने के बाद यहाँ से हेल्प लेनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो लास्ट इसमें मेरे एक वर्टिकल मॉडल के अंदर जो पॉइंट था वो है लीडरशिप।
बच्चे को अगर पता नहीं है कि मेरी डायरेक्शन क्या है, इसको लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। यानी मिसाल के तौर पर ये अभी मैंने स्टीवन कॉवे का ही जिक्र किया, उसी ने अपनी बुक में लिखा कि जी एक ट्रूप जा रहा था जंगल के अंदर और उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत कर रहा था, झाड़ियाँ हटा रहा था, बड़ी मुश्किल से गुजरते वहाँ से आगे। तो उनमें से जो एक वाकई लीडर था उसने क्या किया कि वो एक ऊंचे दरख्त पे चढ़ा और ऊपर जाके तो उसने नीचे आवाज़ लगाई कि वी आर इन द रॉन्ग जंगल। अगर वो दरवाज़ा ही ठीक नहीं है जिसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या वो जंगल ही गलत है जिसके अंदर हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं, तो फिर कहाँ पहुँचेंगे। तो विज़न बच्चे का होना चाहिए बड़ा क्लियर कि मैंने करना क्या है ज़िंदगी में। अम्मा ने कह दिया तुमने तो डॉक्टर बनना है, तो उसने कहा जी अब बस ठीक है, अब क्या करें, अब अच्छे पैसे कमा लूँगा, डॉक्टर ही बन जाता हूँ। तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफिकेशन हमने पीछे भी डिस्कस किया, लेकिन विज़न एक डेवलप करने के अंदर कि किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर। लीडरशिप की बेशुमार क्वालिटीज़ हैं जिसके अंदर के आप बच्चे को अगर लीडरशिप की तरफ लेकर जाते हैं तो उनमें बहुत सारे फैक्टर्स तो यही आ जाते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन उसमें विजन, मिशन, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विज़न सबसे पहले डेवलप कीजिए, उसके बाद फिर उसको बताइए कि आपने उस तक पहुंचना कैसे है, ये भी आपकी गाइडेंस होगी। गोल सेटिंग कैसे करनी है, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर आपने किसी और प्रोफेशन में जाना है तो ये करें। इन एनी केस जो कुछ भी बनना है, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर एफर्ट करने की कितनी ज़रूरत है। अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं होगी तो जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको शुरू में तो एक फेलियर देखना पड़ेगा। मैं आपको अपना बताता हूँ जी कि मैंने जो मेरा प्रोफेशनल करियर है तकरीबन 30 साल का, उसके अंदर बेशुमार इंटरव्यूज़ किए हैं आज तक जी। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि किसी अगर जो हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट आता है, अगर उसकी कोई एजुकेशन में कहीं ना कहीं उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन अगर वो अपने रोल के अंदर एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है, तो मैं कहता हूँ कि येस ही इज़ द पर्सन, इसको लेकर आना चाहिए। वो तो सीख जाते हैं ना, सब ने पढ़ा होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर जगहों पे, और वो कोई इतना मसला नहीं होता। आपको पता है कि माइनर सा गैप होता है उसके अंदर, किसी का जीपीए अगर 3.5 है, किसी का 3.2 है, किसी का 4 भी है, तो वो 4 वाला ज़रूरी नहीं है कि आगे अपनी करियर में भी कामयाब होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका बैलेंस कितना अच्छा है लाइफ के अंदर, और वो बैलेंस हमने अभी देखा पीछे कि वो किन किन चीज़ों का है। अगर उसकी सॉफ्ट स्किल्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ग्रूमिंग वो अच्छी होगी तो वो डेफिनेटली ना सिर्फ उस इंटरव्यू में क्वालिफाई करेगा, बल्कि वो बच्चा जो है वो आगे जब अपने उसमें आएगा प्रोफेशनल करियर में तो वो अपनी जगह बड़ी जल्दी बनाएगा। मैंने अपनी कंपनी के अंदर हमने 12 बच्चियों का एक बैच इस पर रखा अपनी उसमें डिवीज़न के अंदर, इंस्पायर के नाम से वो प्रोग्राम था। उसमें जो थी वो फाइनेंस से भी थी, उसमें मैनेजमेंट भी थी, उसमें इंजीनियरिंग की बच्चियाँ भी थीं और भी थीं। वो प्योर हमने कहा कि हमने बच्चियों का एक बैच लेकर आना। अच्छा, वो देखिए कि उनमें से जो हैं जिन लोगों ने, अब वो 1 साल का प्रोग्राम था, 1 साल के लिए हमने उनको उस पर लेकर आए थे। वो तो 1 साल के बाद जो उनमें से जो बच्चियाँ जो स्टे किया, जिनको हमने परमानेंटली अपने पेरोल पर ले लिया और कुछ को हमने फिर एग्जिट कर दिया, उनको फिर गुड बाय कह दिया, उनके अंदर जो बड़ी प्रोमिनेंट स्किल्स थी वो यही थी। कम्युनिकेशन अच्छी थी उनकी, क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, लीडरशिप अच्छी थी, टीम बिल्डिंग वो अच्छी करती थी, वो ये सारा कुछ था। 1 साल में हमने ये देखा कि मोर और लेस जीपीए एक थोड़ा प्लस माइनस भी है तो वो कहीं मैटर नहीं हुआ। कामयाब वही हुई उनमें से जो कि उनमें से जिनकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी थी। तो इसलिए बच्चों के लिए जो है उसमें उनका विजन डेवलप करें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करें, उनको लीडर के तौर पे इवॉल्व करें, तो फिर आप देखेंगी कि, और किसी ने अगर कोई नहीं भी किसी प्रोफेशनल करियर में आना तो अपने आगे से अपनी रेस को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, अपने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बच्चियां जो हैं उनमें लीडरशिप स्किल्स हों। नहीं होंगी तो फिर समझिए कि वो हमारी तरफ से फिर बहुत सारा जो है वो इसमें गैप रहेगा। तो जी, आज मैंने तकरीबन अपनी थॉट्स आपसे सारी शेयर कर ली। मैं लिंक्डइन और फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, आप लोग अगर चाहें तो उसको स्कैन करके मुझे अभी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, यू कैन ऑलवेज़ कनेक्ट मी। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे कहीं भी कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करे, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, कोई पूछना है, तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और उसमें बस अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऑफिस आवर्स के बाद, मैं उसमें मैसेज कर देता हूँ कि जी आई विल रिस्पॉन्ड यू आफ्टर ऑफिस आवर्स, लेकिन मैं सबके लिए अवेलेबल होता हूँ।